नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी साहित्य में चाहे आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हो या पीसीएस दे रहे हो, जयशंकर प्रसाद से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चाहे उनकी कविताओं का प्रश्न हो कामायनी वगैरह से, या छायावादी चेतना को लेकर प्रश्न हो, या फिर उनके नाटकों से। छायावाद को लिखना कोई जटिल काम नहीं है, लेकिन कामायनी और उनके नाटकों, कामायनी के प्रश्न भी कुछ हद तक आप ढंग से कर ले जाते हैं कि कामायनी की मूल संवेदना क्या है, कामायनी का दर्शन क्या है, समरसतावाद क्या है, कामायनी रूपक कथा क्यों है, या कामायनी में इतिहास कल्पना का मेल किस प्रकार से है, या कामायनी की महाकाव्यात्मकता किस प्रकार उजागर होती है, उसे आप कर ले जाते हैं। लेकिन जब बात नाटकों की आती है तो नाटक के प्रश्नों को, खास करके जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा बहुत हमें जटिल लगता है। क्यों? एक तो भाषा क्लिष्ट है इनके नाटकों की, ऊपर से इतने पात्र हैं, इतने अधिक अंक और दृश्य हैं, दार्शनिकता इतनी कूट कूट के भरी हुई है इनके नाटकों में कि उसे लिख पाना और कुछ हद तक याद रख पाना थोड़ा जटिल काम है। आइए आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर उत्तर लिखने की कला सीखें। जैसा कि 8 तारीख के प्रश्नों में या 6 तारीख के प्रश्नों में जयशंकर प्रसाद के नाटकों की मूल संवेदना पर प्रश्न आया था, और मोहन राकेश के नाटकों। तो इसे हम लोग देखते हैं कि आज जयशंकर प्रसाद के रूप में कि ये किस प्रकार इनके नाटक आसान है। उससे पहले 12 फरवरी के लिए याद रखिए 2 प्रश्न हैं। 12 फरवरी को कोशिश कीजिए साहित्य इतिहास से लिखने के लिए। 12 फरवरी को एक तो रीतिकाल, ये भी एक जटिल टॉपिक होता है लिखने में। रीतिकाल की विशेषताओं को लिखने की कोशिश करें। और दूसरा प्रश्न फिर भक्ति काल से हम लोग उठाते हैं। भक्ति काल में कृष्ण धारा की विशेषताओं की चर्चा करें। यानी दोनों ही विशेषताओं के प्रश्न हैं साहित्य इतिहास से, इनको लिखा जाए। देखते हैं जहाँ कहीं कोई कमी बेसी रहेगी तो उस पर बात की जाएगी। तो 12 तारीख के लिए ये प्रश्न। जयशंकर प्रसाद के नाटक याद रखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के 3 चरण माने गए। आरंभिक चरण, मध्य चरण और आधुनिक चरण या प्रौढ़ चरण कहिए, तृतीय चरण। आरंभिक चरण में जो नाटक प्रसाद जी ने लिखे, जैसा कि आपने नाम सुना है, सज्जन है, कामना है, कल्याणी है, प्रायश्चित है। ऐसे ही मध्य चरण में आप देखेंगे तो नाटक विशाख दत्त है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, अजात शत्रु है। और जो तीसरा चरण है उसमें आप देखें तो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। तीसरे चरण में इस प्रकार के नाटक लिखे गए। यानी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, ये शीर्षक ही अपने आप में यह संकेत देते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी तीसरे चरण में ऐतिहासिक नाटक लिख रहे थे। और इन ऐतिहासिक नाटकों को ही आपके सिलेबस में रखा गया है। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों तो वहाँ चंद्रगुप्त नाटक है, अगर आप यूपी पीसीएस वगैरह दे रहे हैं या आईएएस दे रहे हैं तो वहाँ स्कंदगुप्त नाटक है। दोस्तों याद रखिए, इनके नाटकों से 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो पहला प्रश्न और सबसे मुख्य प्रश्न होता है प्रसाद के नाटकों में मूल संवेदना। तो प्रसाद के नाटकों में जो मूल संवेदना है, इसे ही कई रूपों में पूछ लिया जाता है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय जागरण, या प्रसाद के नाटकों में
राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद की चर्चा करें। या फिर प्रश्न आता है कि किस प्रकार जयशंकर प्रसाद के नाटक इतिहास और कल्पना के मेल से लिखे गए। या फिर प्रश्न आता है कि प्रसाद के नाटकों में ऐतिहासिकता को प्रमाणित करें कि इनमें इतिहास की कितनी सच्चाइयाँ हैं। या फिर प्रश्न आता है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अभिनेयता या रंगमंचीयता के प्रश्न पर विचार करें कि किस प्रकार उनके नाटक रंगमंचीय दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, या अगर इनके नाटक रंगमंच या अभिनेता की दृष्टि से सहज हैं, सफल हैं, तो आप अपने किन मतों को रखना चाहेंगे। आपके विचार में कैसे ये नाटक सहज हैं, रंगमंच पर उतरने को कैसे ये नाटक सहज रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। दोस्तों, एक पांचवा प्रश्न भी पूछा जाता है कि नाट्य तत्वों के आधार पर प्रसाद के नाटकों की चर्चा करें। नाट्य तत्व यानी शिल्प समझिए, नाट्य कला, उसमें कथानक किस प्रकार का है, कथानक के भेद कौन से हैं, कथानक की प्रकृति क्या है, नायक किस प्रकार का है, वस्तु नेता रस को किस रूप में देखते हैं, दृश्य किस प्रकार के हैं, भाषा कैसी है, संवाद योजना कैसी है, आदि आदि। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का जब उत्तर लिखते हैं तो एक बात याद रखिए, प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखिए कि उस रचना से, या मान लीजिए कोई कविता है या नाटक है, तो उसमें जितनी भी बातें बन सकती हैं, आलोचकों ने उसे जिन जिन रूपों में देखा, आप उन सब की चर्चा कर सकें। चाहे वो जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हों, आप उनकी चर्चा जरूर करें, तभी आपका उत्तर कंप्लीट होगा और नंबर भी पूरी तरह से मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्न था 6 फरवरी वाला, प्रसाद के नाटक में राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय चेतना या नवजागरण चेतना। मतलब प्रश्न की प्रकृति को पकड़िए, प्रश्न है मूल संवेदना पर ही। सबसे पहली बात हमें समझ में आई कि प्रसाद की ये नाटक ऐतिहासिक नाटक रहे हैं। कैसे नाटक रहे हैं? तो दोस्तों, जब भी मूल संवेदना पर, प्रसाद के नाटकों की मूल संवेदना हो या प्रसाद की नाट्य दृष्टि हो या प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण हो या प्रसाद के नाटकों का कथ्य हो, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, तो हर हाल में जो आप भूमिका बनाएं, उत्तर का भाग 1 जो बनाएं, वो इनके नाटकों में इतिहास तत्व की चर्चा से ही बनाएं। और क्या बनाएं कि प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार थे। कैसे नाटककार थे? लेकिन इनका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था। ये ना तो इतिहास लिखना चाह रहे थे और ना इतिहास का पुनर्लेखन करना चाह रहे थे। ये ना तो इतिहास लिखना चाह रहे थे और ना इतिहास का पुनर्लेखन करना चाह रहे थे, बल्कि अतीत या इतिहास के अप्रकाशित अंशों के द्वारा भारतीय पराधीनता को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का प्रयास कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, भूमिका में क्या लिखेंगे।
जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार थे, किंतु उनका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था। भाई साहित्यकार थे, इतिहास और साहित्य में अंतर होता है। प्रसाद जी इतिहासकार नहीं थे, साहित्यकार थे। इतिहास में तथ्य और तारीखों को महत्व दिया जाता है, जबकि साहित्य में संवेदनाओं को। प्रसाद जी एक साहित्यकार थे, इसीलिए बतौर साहित्यकार इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे, किंतु इनका उद्देश्य इतिहास का लेखन नहीं था। क्या इनका उद्देश्य था? इतिहास में जो अंश अब तक अप्रकाशित रहे, दबे छिपे रह गए, उन्हीं अंशों के द्वारा उन अप्रकाशित अंशों को माध्यम बनाकर अपनी रचनाओं में, अपने नाटकों में उन अंशों का सहारा लेकर राष्ट्रीय पराधीनता, अंग्रेजी पराधीनता को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। अर्थात इतिहास तो नहीं लिखा, लेकिन इतिहास और कल्पना के मेल से एक ऐसा इतिहास का सर्जनात्मक प्रयोग किया जिसका एकमात्र उद्देश्य था औपनिवेशिक अंग्रेजी कालीन राष्ट्रीय जनता को पराधीनता से मुक्ति दिलाना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कोशिश करना, भारतीय समाज को एकता के सूत्रपात में बांधना, उसे सचेत करना कि जब जब हम आपस में टूटे बिखरे तब तब हम गुलाम हुए। करेक्ट है दोस्तों? भाग 1 में ही आप कुछ और बातों की चर्चा कर सकती हैं कि जयशंकर प्रसाद ने अतीत को स्वर्णिम माना और यह तर्क दिया कि उन्होंने एक नाटक लिखा था, नाटक विशाखदत्त, आपने सुना होगा। उन्होंने नाटक विशाख की भूमिका में लिखा कि अतीत का अनुशीलन कोई भी जाति अपने वर्तमान के आदर्श को संगठित करने के लिए करती है। अतीत का अनुशीलन कोई भी जाति अपने वर्तमान के आदर्श को संगठित करने के लिए, यानी अतीत प्रेरक है। यदि हमारा अतीत स्वर्णिम रहा है, यदि हमारा अतीत निर्दोष रहा है, यदि अतीत में मानवीय तत्व बरकरार थे, यदि अतीत में हम ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य सभी क्षेत्रों में अग्रणी थे, विश्व गुरु थे, तो फिर क्यों न उस अतीत से हम प्रेरणा लें और आज की जो दुर्दशा है, यानी उस समय के वर्तमान की अंग्रेजी पराधीनता से संबंधित जो दुर्दशा है, उसे हम अतीत की प्रेरणा से क्यों ना खत्म करें। इसलिए उन्होंने क्या लिखा कि अतीत स्वर्णिम है, अतीत का अनुशीलन कोई भी जाति वर्तमान के आदर्श को संगठित करने के लिए करती है। इन्हीं आदर्शों की स्थापना के लिए प्रसाद ने इतिहास और कल्पना के सर्जनात्मक प्रयोग के द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण या नवजागरण के प्रसार की कोशिश की, पराधीनता से मुक्ति दिलाने की कोशिश की। लिखिए इन बातों को। अरे लिख सकते हैं ना दोस्तों। भूमिका में ही एक बात और जोड़ सकते हैं कि जब उन्होंने अतीत से प्रेरणा ली और यह माना कि अतीत हमारा निर्दोष रहा है, स्वर्णिम रहा है, तो जोड़ सकते हैं कि उनके नाटकों में अतीत के 3 कालखंडों को विशेष महत्व दिया गया। मौर्य काल, गुप्त काल और हर्ष काल। यदि इन तीनों कालों पर विचार करें तो भाई देखिए, न्याय प्रशासन के लिए मौर्य काल वाकई स्वर्णिम था। सोने के सिक्के आदि के लिए, साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के लिए गुप्त काल निर्विवादित रूप से श्रेष्ठ था, स्वर्णिम था। और हर्ष काल में भारत की केंद्रीय सत्ता की चर्चा हम और आप खूब सुन रखे हैं। किस प्रकार हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनकी केंद्रीय सत्ता के लिए अलग अलग शासक कहीं पाल लड़ने को तैयार थे, कहीं प्रतिहार
कहीं आप देख रहे हैं राष्ट्रकूट, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इन तीनों कालों को उन्होंने अपने नाटकों में पिरोया। कैसे? मौर्य काल पर आधारित उन्होंने नाटक लिखा चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त काल से संबंधित नाटकों में स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और हर्ष काल से भी संबंधित नाटक में उन्होंने राज्यश्री लिखा। किस नाटक को लिखा? यानी जयशंकर प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक रहे हैं। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार रहे हैं, किंतु उन्होंने ना तो इतिहास लिखने की कोशिश की, ना इतिहास का पुनर्लेखन किया, बल्कि इतिहास का सर्जनात्मक प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया? इतिहास में कल्पनाओं को मिलाकर, इतिहास के प्रेरक अंशों में अपनी ओर से संवेदनाओं को जोड़कर राष्ट्रीय जनता को एक प्रेरणा तत्व देने की कोशिश की कि यदि हम अतीत में समस्याओं से जूझ सकते थे तो वर्तमान में क्यों नहीं। करेक्ट है दोस्तों। अब अगर आपने भाग 1 को तैयार कर लिया तो आइए भाग 2 पर बात करें। ठीक है, मिटाएं इसे, लिख लेंगे। अरे इसमें क्या है, ये तो दिन भर हम लोग जीएस में यही बात करते हैं, नीति शास्त्र में भी ऐसी ही बातें हैं। वहाँ भी जब आप चाणक्य की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, तो क्या करते हैं? अतीत के पुनरुत्थान की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब दूसरा भाग बनाइए उत्तर का, तो कुछ खास चीज़ों को दर्शाइए, कुछ खास संकेत दीजिए। कि एक तो आपने पहले ही दर्शा दिया कि इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। फिर भाग 2 बनाते समय कुछ कमियों को उद्घाटित करते हुए इनकी शक्तियों की भी पहचान कराएं कि प्रसाद के नाटकों में सीमाएं रही हैं, कमियां रही हैं, न्यूनताएं रही हैं, लेकिन साथ साथ उन नाटकों की अपनी शक्तियां, विशिष्टताएं भी रही हैं। कैसे? उत्तर का जब दूसरा भाग बनाएं, परीक्षा में भाग लिखने की ज़रूरत नहीं है, पैराग्राफ चेंज किया कीजिए, तो दिखाएं कि प्रसाद के नाटकों में इतिहास और कल्पना के मेल के कारण पात्रों की संख्या अतिशय दिखाई पड़ती है। इनके नाटकों में अतिशय पात्र हैं। अंक और दृश्यों की संख्या भी अधिक है। यहाँ तक कि इनके नाटकों में जटिल दृश्य हैं। इतना ही नहीं, इनके नाटकों की भाषा अति साहित्यिक और अति दार्शनिक है, जिसे आम दर्शक, आम श्रोता, प्रेक्षक ना समझ सके। साथ ही गीतों की भी अतिशयता है। कुल मिलाकर इनके नाटक रंगमंच के लिए या अभिनय के लिए बेशक चुनौतीपूर्ण रहे, परंतु इनके नाटकों में राष्ट्रीय जागरण के लगभग सभी बाधक तत्वों का, या हमारी स्वाधीनता के जो भी बाधक तत्व थे, हमारी अखंडता के जो भी बाधक तत्व थे, उन बाधक तत्वों या उन चुनौतियों को पूरी तरह से इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। अर्थात बेशक इनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से सशक्त ना हो, इनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से सहज ना हो,
किंतु उन नाटकों में जो संवेदना है या उन नाटकों का जो भाव पक्ष है या जो उन नाटकों की मूल चिंता है वह पूरी तरह राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता में जितने भी बाधक तत्व थे, यानी जिन तत्वों के कारण हम पराधीन हुए, उन सभी तत्वों का इन्होंने जमकर विरोध किया है, उन पर प्रहार किया है। बात समझ में आई? नाटक स्कंदगुप्त में भी देखा जाए तो 5 अंक हैं और नाटक चंद्रगुप्त में भी 5 अंक हैं। यदि गौर करें तो इनके सभी नाटकों में हद से ज़्यादा अंक हैं और एक एक अंक में आप देखें तो किसी किसी में 14-14, जैसे चंद्रगुप्त में देखें तो पहले ही अंक में 14 दृश्य है। फिर आप देखें तो स्कंदगुप्त में भी 8 या 9, कुल मिला के लगभग 40-45 दृश्य हैं इनके नाटकों में। तो इतने अधिक दृश्यों को मंच पर उतारना चुनौतीपूर्ण है। तो देखिए, आपने एक कमी निकाली इनकी, लेकिन तारीफ और प्रशंसा के द्वारा उस कमी को आपने ढक लिया कि बेशक प्रसाद के नाटक आलोचना जगत में अभिनय को लेकर, रंगमंच को लेकर चुनौतीपूर्ण रहे हैं, किंतु इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से पराधीनता के उन सभी कारणों पर प्रहार किया है या राष्ट्रीय जागरण की दिशा में आने वाली जो भी चुनौतियां थीं उन पर इन्होंने पूरी तरह प्रहार किया है ना। जब ये भाग 2 बना लीजिए दोस्तों, तो भाग 3 की चर्चा कीजिए। इधर लिख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। भाग 3 में यानी तीसरे पैराग्राफ में इस बात की चर्चा करें कि हालांकि प्रसाद जी अतीत की चर्चा कर रहे थे, ऐतिहासिक नाटक लिख रहे थे, परंतु उनके नाटकों की जो कथा वस्तु है वह कथा वस्तु कहीं ना कहीं, सोचिए, जब मौर्य काल की कथा लिख रहे होंगे या गुप्त काल की कथा लिख रहे होंगे तो ईसा पूर्व की कथा लिख रहे थे या ईस्वी की आरंभिक सदियों की कथा लिख रहे थे, लेकिन उस अतीत की कथा वस्तु को इन्होंने अंग्रेजी परिवेश से जोड़ने की कोशिश की और यह संकेत दिया कि जैसा परिवेश अंग्रेजी पराधीनता के दौर में था वैसा ही परिवेश मौर्य और गुप्त काल के दौरान भी था। क्या? अंग्रेजी शोषण या अंग्रेजी पराधीनता के ठीक पहले देखिए, हम सामंती समाज के अंग थे, सामंती विभेद व्याप्त था, हिंसा व्याप्त थी, घृणा व्याप्त थी। अंग्रेजी शासनकाल को देखिए, हिंदू और मुसलमान जनता आपस में टकरा रही थी। शासक सामंत वर्ग जो यहाँ था वह भोग विलास में डूबा हुआ था। छोटे छोटे शासकों सामंतों को भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? देसी राज्यों का एकीकरण किया। यानी जब अंग्रेज आए थे तो छोटे छोटे देसी रियासत आपस में बिखरे हुए थे, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं था, आपस में ही आपसी स्वार्थ से प्रेरित थे, एक दूसरे पर चढ़ाइयाँ करते थे, आक्रमण करते थे, या फिर सुरा सुंदरी के अनन्य साधक थे, भोग विलास में डूबे हुए थे। राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था, राष्ट्र जैसी संकल्पना की ओर ध्यान भी नहीं था। एक तो हिंदू और मुसलमान आपसी फूट और सांप्रदायिकता के शिकार थे। इसी फूट की दशा में अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। हम आपस में हिंसा और घृणा के शिकार थे, समाज विभाजित था, जाति वर्ण की परंपराओं में समाज बंटा था। तो अंग्रेजी परिवेश में जो समस्याएं थीं जिनके कारण हम गुलाम बने, वैसी ही समस्याएं दोस्तों ठीक जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में उसी प्रकार की
समस्याओं को वैसी ही समस्याओं या वैसे ही परिवेश को रखा। कैसे? यदि देखें नाटक स्कंदगुप्त को, तो नाटक स्कंदगुप्त में आप देखिए कि कथा कैसी है। भाई, गुप्त साम्राज्य का शासक कुमारगुप्त, उसकी 2 पत्नियां, क्या क्या, महादेवी देवकी और अनंत देवी, दोनों का एक एक पुत्र। देवकी का पुत्र जो है वह स्कंदगुप्त, और यानी कथा को थोड़ा आरंभ से सुनिए, बात समझ में आएगी। जो गुप्त साम्राज्य है, स्कंदगुप्त की कथा देखें तो उसमें शासक कुमारगुप्त, कुमारगुप्त की 2 पत्नियां, एक पत्नी देवकी, देवकी का बेटा स्कंद, और दूसरी पत्नी अनंत देवी, अनंत देवी का बेटा पुरुगुप्त। समझ सकते हैं कि सत्ता का संघर्ष रहा होगा, और इसीलिए छोटी रानी अनंत देवी षड्यंत्र करती है, हुण आक्रांताओं से मिलकर के षड्यंत्र करती है, बौद्ध का पालिकों से मिलकर, प्रपंच बुद्धि आदि से मिलकर के षड्यंत्र करती है। और इतना ही नहीं, उस समय भी हिंदू और बौद्ध जनता आपस में टकरा रही थी, यानी वहां भी सांप्रदायिकता बरकरार थी। अब कुछ ऐसी ही दशा हम लोग देखें नाटक चंद्रगुप्त में, तो चंद्रगुप्त में भी छोटे मोटे शासक सामंत अपने क्षेत्रीय स्वार्थ से प्रेरित थे। पर्वतेश्वर या पुरु कहीं अलग क्षेत्र के लिए लड़ रहा था, कहीं अभिमान से भरा हुआ था, तो आंभिक षड्यंत्रकारी था, तक्षशिला को वह सौंपना नहीं चाहता था, किंतु यवनों को इस राष्ट्र पर चढ़ाई करने के लिए न्योता दे रहा था। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त अपने आप को मगध का समझता था, मागध, तो सिंहरण अपने आप को मालवा का। यानी चंद्रगुप्त नाटक में भी दोस्तों क्षेत्रवाद की समस्या है। इस नाटक में भी आप देखें तो मगध का जो शासक नंद है वह भोग विलास में डूबा हुआ है, सूरा सुंदरी का अनन्य साधक है। वह जानबूझ करके बौद्ध और हिंदू जनता को आपस में लड़ा रहा है ताकि इन्हें कमज़ोर करके इन्हीं से शक्ति संचय करे। अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया था। क्या? हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके अंग्रेज अपने लिए शक्ति संचय कर रहे थे। फूट डालो, राज करो। तो अगर गौर करें तो चाहे वो नाटक स्कंदगुप्त हो चाहे चंद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त नाटक में नंद जैसे विलासी शासक हैं, तो स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त जैसे विलासी शासक हैं। यदि चंद्रगुप्त नाटक की बात करें तो वहाँ भी हिंदू और बौद्ध जनता आपस में टकरा रही थी। नाटक स्कंदगुप्त में भी यही समस्या थी। चंद्रगुप्त नाटक की बात करें तो छोटे छोटे शासक सामंत आपसी फूट के शिकार थे। नाटक स्कंद की बात करें तो यहाँ भी वही समस्या थी। इतना ही नहीं, यदि स्कंदगुप्त में हम देखें तो भोग विलास के कारण कुमारगुप्त जैसे शासक सत्ता पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थे। स्कंदगुप्त जो कुमारगुप्त का बेटा है वह उदासीन है। उसे लगता है कि जो राज्य में आंतरिक षड्यंत्र है, परिवार में जो कलह है, उत्तराधिकार नियम की जो अव्यवस्था है, इन सभी बातों से वह उदासीन है। वह सोचता है सत्ता का सुख किसके लिए। वह कहता अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। वही दशा नाटक चंद्रगुप्त में भी है। चंद्रगुप्त जैसे युवक हैं लेकिन उनके आगे राष्ट्र नीति नहीं है। सिंहरण जैसे वीर और साहसी युवक हैं लेकिन उन्हें कोई एकता के सूत्र में बांधने वाला नहीं है। यानी समस्याएं दोनों नाटकों में वही दिखाई पड़ती हैं जो ठीक अंग्रेजी पराधीनता के समय में व्याप्त थीं। अर्थात इन दोनों नाटकों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने दिखाया कि किस प्रकार नाटक चंद्रगुप्त में क्षेत्रवाद का विरोध किया गया, क्षेत्रीयता का विरोध करके ही अखंडता हासिल की जा सकती थी, और किस प्रकार नाटक स्कंदगुप्त में भोग विलास और उदासीनता से ऊपर उठकर स्कंद अपने अधिकारों को पहचानता है। क्षेत्रीय स्वार्थों को भूलकर बंधु वर्मा जैसे शासक अपनी सत्ता का त्याग करते हैं।
कुछ यही दशा आप नाटक चंद्रगुप्त में भी देखते हैं, जहाँ सिंहरण त्याग करता है सत्ता का, मालवा का, और अलका जैसी छत्राणियाँ हैं इस देश की नारी जहाँ ऐसी हो जो सत्ता को ठुकरा दे, राजमहल के सुख को ठुकरा दे और राष्ट्र निर्माण के लिए चल पड़े, दर दर ठोकर खाने को, जंगल जंगल भटकने को। तो दोनों नाटकों का एक ही परिवेश है। अब इसको एक तो लिखेंगे कैसे, तो भाग 2 को लिखिए। किस प्रकार लिखेंगे? भाग 3 को अगर लिखना हो तो 2-3 बातों से इसको सजाइए। सबसे पहले भाग 3 में लिखिए कि नाटककार प्रसाद ने अपने नाटकों में क्षेत्रवाद, भोग विलास, सांप्रदायिकता, आंतरिक कलह और षड्यंत्र, तथा सामाजिक विभेद को राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक माना। क्या माना? फिर दूसरी बात कि उनके नाटकों में जो कथा परिवेश है, यानी जो कथा वस्तु ली गई, वह कहीं ना कहीं अंग्रेजी पराधीनता के परिवेश को दर्शाती है। यानी जो अंग्रेजी पराधीनता का परिवेश था, कुछ उसी प्रकार के परिवेश को जयशंकर प्रसाद ने अपने अतीत के कालखंडों से संबंधित नाटकों में रखा और वहाँ भी दर्शाया कि हम आपसी फूट के शिकार थे, षड्यंत्र और कलह से ग्रसित थे, सांप्रदायिकता से ग्रसित थे, हिंदू मुसलमान जनता आपस में टकरा रही थी, सामंती समाज भोग विलास में डूबा हुआ था, हम जाति वर्ण में विभाजित थे, क्षेत्रीयता हम में व्याप्त थी। तो जयशंकर प्रसाद ने इन सभी समस्याओं को राष्ट्रीय पराधीनता का कारण माना, इन्हें स्वाधीनता में बाधक के रूप में देखा और यही वजह है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने नाटक लिखे ताकि उनसे प्रेरणा ली जा सके। नाटक चंद्रगुप्त में क्षेत्रवाद का घोर विरोध किया गया है, जहाँ चाणक्य नाटक के पहले ही अंक में कहता है, किससे? चंद्रगुप्त से और सिंहरण से। चंद्रगुप्त कहाँ का? बिहार का, यानी मगध का मागध, और सिंहरण कहाँ का? मालवा का, एमपी का। चाणक्य कहता है कि क्या तुम मागध हो और क्या तुम मालव हो? क्या यही तुम्हारे मान का अवसान नहीं है? क्या अपने आप को मागध और मालव से ऊपर उठाकर अखंड आर्यावर्त का तुम नहीं मान सकते? यानी जहाँ क्षेत्रवाद होगा वहाँ अखंडता नहीं होगी। इसलिए जयशंकर प्रसाद ने क्षेत्रवाद का घोर विरोध किया। और दूसरी तरफ यदि नाटक स्कंदगुप्त को देखें तो नाटक स्कंदगुप्त में भी सांप्रदायिकता व्याप्त है, आंतरिक कलह, षड्यंत्र आदि व्याप्त है। और इसी के कारण दोनों नाटकों में बाह्य आक्रांताओं को दर्शाया गया। यदि चंद्रगुप्त में देखें तो यवनों का आक्रमण होता है, और नाटक स्कंद में देखें तो हुणों का आक्रमण होता है, हुण आक्रांता खिंगिल नाटक स्कंदगुप्त में। जयशंकर प्रसाद ने यह संकेत दिया कि यदि उस काल में, सोचिए,
मौर्य काल में और गुप्त काल में हम अपनी अखंडता को पहचान कर, भोग विलास को भूलकर, राष्ट्रीय भावना को जगाकर, मानवीय एकता को समझकर यदि हम इन आक्रांताओं को खदेड़ सकते थे, भगा सकते थे, तो फिर अंग्रेजी पराधीनता से मुक्ति क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि ये तत्व प्रेरक रहे। जब हिंदू और बौद्ध जनता टकराई तो कहीं ना कहीं शक, हूण, यवन आक्रमण करने को आतुर हुए। आज जब हिंदू और मुसलमान जनता आपस में टकरा रही है तो इसी का दुष्परिणाम है कि हम पराधीनता के शिकार हैं। करेक्ट है दोस्तों? अब इसके बाद नाटक के भाग 4 में क्या लिखेंगे आप? संकेत दीजिए कि प्रसाद के नाटकों में चाहे कोई भी नाटक, चाहे वह स्कंदगुप्त हो, चाहे वह चंद्रगुप्त हो, प्रसाद जी ने यह स्पष्ट व्यंग किया या इस बात पर प्रहार किया कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ रही है। अतीत की उस संस्कृति को निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ माना गया, किंतु आज हम यवनों से उधार ली हुई संस्कृति के पीछे, यानी कहीं ना कहीं हम विदेशी वस्तुओं और विदेशी संस्कृति के प्रति कहीं ना कहीं नकल वृत्ति को अपनाए बैठे। तो भाग 4 में इस बात की चर्चा करें कि नाटककार ने लगभग अपने सभी नाटकों में विदेशी संस्कृति और विदेशी वस्तु के अनुकरण को पराधीनता का मूल कारण माना। विदेशी संस्कृति और विदेशी वस्तुओं के अनुकरण को पराधीनता का क्या माना? मूल कारण माना। यही वजह है कि उन्होंने संकेत दिया कि हमारी जो अतीत की संस्कृति थी वह किस प्रकार श्रेष्ठ थी, और इसीलिए अतीत की उस संस्कृति का उन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्थान किया। क्या किया? सांस्कृतिक पुनरुत्थान। और इसी उद्देश्य से भाग 4 में ही लिखिए कि उनके नाटकों में कहीं ना कहीं उदार राष्ट्रीयता या भावनात्मक राष्ट्रीयता दिखाई पड़ती है। कैसे दोस्तों? उग्र राष्ट्रीयता है जहां हम विदेशियों से नफरत करें, घृणा करें, और उदार राष्ट्रीयता है कि जहां विदेशियों को भी हम अपना लें, विदेशी हमारे रंग में रंग जाएं और हमारी तारीफ करें। देखा जाए तो नाटक चंद्रगुप्त में भी विदेशी हैं। सेल्यूकस है, कौन है? सिकंदर का सेनापति। और नाटक स्कंदगुप्त को देखें तो वहाँ भी विदेशी पर्यटक है। कौन? सिंघल का राजकुमार धातुसेन। सिंघल समझ सकते हैं क्या है? श्रीलंका। इन दोनों नाटकों में विदेशी पात्रों के द्वारा भारत भूमि की प्रशंसा दर्शाई गई है, यानी अतीत की संस्कृति को श्रेष्ठ बताने की कोशिश। कि क्यों अंग्रेजियत में सनने की कोशिश कर रहे हैं? अंग्रेज भी हमें रुचि, आदत, फैशन से गुलाम बनाना चाह रहे थे, और प्रसाद जी यह जताना चाह रहे थे कि जो अंग्रेजी संस्कृति है हमारी संस्कृति के आगे बिल्कुल ओछी है, फीकी है। तो जब हमारी संस्कृति में ऐसे स्वर्णिम मूल्य हैं तो हम इनके पीछे क्यों जाएं? नाटक स्कंदगुप्त की अगर बात करें तो उसमें एक किरदार है, एक पात्र है पर्णदत्त। वह कहता है कि यवनों से उधार ली हुई सभ्यता के पीछे आर्य जाति उसी प्रकार पड़ी हुई है जैसे मानो कोई नागरिक कुलवधू को छोड़कर वेश्या के पैरों में लोटपोट कर रहा हो। यह पर्णदत्त कहता है कि नीच, दुष्ट, विलास का नारकीय कीड़ा अच्छे कपड़े पहनकर बालों को संवार कर अकड़ कर घूमता है। अपने सामने स्त्रियों का अपमान देखकर, कुलवधुओं का अपमान देखकर भी मौन है। जिस देश के नवयुवक ऐसे हों उसे तो अवश्य ही दूसरे के हाथ में चले जाना चाहिए। मतलब
एक तो विदेशी संस्कृति की अनुकरण से ही हम गुलाम हुए। जैसे एक डायलॉग है, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नामक विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी प्रकार पड़ी है जिस प्रकार कोई नागरिक कुल वधु को छोड़कर यानी पत्नी को छोड़कर वेश्या के आसन में विदेशी संस्कृति को, विदेशी वस्तुओं को प्रसाद जी ने वेश्या के समतुल्य माना और भारतीय संस्कृति को, भारतीय वस्तुओं को कुलवधु, घरेलू स्त्री, सती साध्वी स्त्री के रूप में देखा। समझ सकते हैं कि प्रसाद जी का जो काल था 1910 में लिखना शुरू किए, यानी इनके नाटकों का देखा जाए तो प्रौढ़ चरण लगभग 25 से शुरू होता है, 20 से 10 में पहला नाटक इन्होंने लिखा 1910 में। क्या ठीक स्वदेशी आंदोलन इस समय गुजर रहा था भारत से। महात्मा गांधी लगभग आने को तैयार थे 1516 में। तो कहा भी गया कि जयशंकर प्रसाद वगैरह पर गांधीवादियों का प्रभाव था। जिस प्रकार गांधी अहिंसा और कायरता दोनों को अलग अलग मानते थे, उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद भी अहिंसा को कायरता से बहुत अलग मानते थे। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य कहता है पंडित अमात्य को, यानी बौद्ध पंडित अमात्य को, कि हिंसा के डर से या जान बचाने के लिए यदि आपने अहिंसा को अपनाया है तो यह अहिंसा नहीं बल्कि कायरता है। जहाँ इस प्रकार की कायरता हो, जो रक्तपात से समाज डरे, उसे अवश्य ही दूसरों का गुलाम हो जाना चाहिए। ठीक गांधी भी यही मानते थे। कहते थे कि हिंसा और कायरता में एक को चुनना पड़े तो निश्चित तौर पर मैं हिंसा को चुनूंगा। इसीलिए गांधी डू और डाई में विश्वास करते थे, करो मरो, और अपनी हर लड़ाई को दुश्मन के खेमे तक ले जाकर लड़ना जानते थे। प्रसाद की राष्ट्रीय भावना भी कुछ इसी प्रकार है। तो जो उदार राष्ट्रीयता है, इसमें विदेशी पात्रों के मुंह से भारत की प्रशंसा कराती हैं। धातु सेन कहता है आकर के कि यह जो भारत है वह संपूर्ण विश्व का है और संपूर्ण विश्व भारत के प्रेम से बंधा हुआ है। समझिए नाटक स्कंदगुप्त में। यही अगर हम चंद्रगुप्त की बात करें तो देखिए इसमें कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री है। वह कहती है कि विश्व के सारे देश तो मनुष्य की जन्मभूमि है, किंतु भारत मानवता की जन्मभूमि है। समझिएगा, अंतर समझिएगा, बातों को समझिएगा। इन बातों में रखा क्या है कि जो दुनिया के देश हैं वो तो मनुष्य को उत्पन्न करती हैं, वहां व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, लेकिन भारत मानवता की जन्मभूमि है। कार्नेलिया कहती है कि मुझे इस देश की माटी से मानो अपनी मातृभूमि की तरह ही प्रेम हो रहा हो। और वहीं सिकंदर कहता है, आक्रांता सिकंदर, जिसे विश्व विजेता बनने का सपना था, उसका सपना भारत में ही आकर के चकनाचूर होता है। सिकंदर कहता है कि मैं तलवार खींचे आया था और आज इस देश को अपना हृदय दिए जाता हूं। सिकंदर को लगता है कि हमने तो सिर्फ अरस्तु और सुकरात जैसे ज्ञानियों के नाम सुने थे, ऐसे ऋषि महर्षियों दार्शनिकों, यहां तो गली गली में ऐसे दार्शनिक हैं। चाणक्य और दांड्यायन, महर्षि दांड्यायन जैसे ऋषि महर्षियों, ज्ञानियों और दार्शनिकों से मिलकर के उसे लगता है कि यह जो भारत की भूमि है वह दर्शन, विचारधारा और मानवता की भूमि है। महर्षि दांड्यायन उसे कहता है कि तुम्हारी ये नश्वर प्रदर्शन मुझे अभिभूत नहीं कर सकते। अभी तो तुम झेलम नदी भी पार नहीं कर पाए और अभी से विश्व विजेता बनने का सपना देख रहे हो। याद रखना, तलवार के दम पर तुम मेरी आत्मा पर शासन नहीं कर सकते। नदी का स्वच्छ बहने वाला जल पीने वाला, तृणशैया पर सोने वाला, कंदमूल फल खाकर जीने वाला, भला तुम्हारे इन नश्वर चमकीले प्रदर्शनों से क्या डरेगा। मेरी आत्मा तुम्हारे बंधन में नहीं है। और इसी बात को चाणक्य कहता है कि ब्राह्मण वह है, यहां ब्राह्मण यानी शिक्षक। जिस समाज का शिक्षक ऐसा हो वह समाज भी कितना सुगठित होगा। चाणक्य कहता है कि कोई भी माया स्तूप ब्राह्मण को अभिभूत नहीं कर सकते।
वह सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से सब कुछ को ठुकरा देता है, और होता भी है। इस नाटक के अंत में चाणक्य को देखें, चंद्रगुप्त नाटक में, तो वह राष्ट्र का एकीकरण करता है, संपूर्ण सत्ता को चंद्रगुप्त को सौंपकर स्वयं चल पड़ता है संन्यास को। कौन? नायक चाणक्य। इसलिए प्रश्न भी उठता है चंद्रगुप्त में कि नायक कौन, असल में चंद्रगुप्त या चाणक्य? तो आपको लगेगा कि संपूर्ण राष्ट्र नीति तो चाणक्य की बनाई हुई है। देखा जाए तो क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाने वाले भी चाणक्य, एक शिक्षक का कार्य करने वाले चाणक्य, एक कूटनीतिज्ञ का कार्य करने वाले चाणक्य, नंद जैसे दुष्ट शासकों से प्रतिशोध लेने वाले चाणक्य, और पर्वतेश्वर जैसे दुष्ट क्षत्रियों को छात्र धर्म का पाठ पढ़ाने वाले भी चाणक्य थे। यहाँ तक कि आंभिक जैसे षड्यंत्रकारियों को भी सबक सिखाने वाले चाणक्य हैं। और इतना ही नहीं, चाणक्य कहते हैं इसमें कि ब्राह्मण चाहे तो अपने अधिकार प्रयोग के द्वारा वह वर्णों का फिर से निर्माण कर सकता है। चाणक्य का स्पष्ट एक संकेत है। जयशंकर प्रसाद कहना चाह रहे थे कि भारतीय समाज को अवर्ण सवर्ण में बांट करके, ऊंच नीच में बांट करके ही हमने अपनी खाई खो दी है, कब्र खो दी है। इसलिए पर्वतेश्वर जब विरोध करता है चंद्रगुप्त के प्रतिनिधित्व पर कि यह तो मौर्य जाति का है, यह तो अवर्ण है, और तब चाणक्य कहता है कि वर्ण का निर्णय करने वाले तुम कौन होते हो? कभी मौर्य भी इस देश के क्षत्रिय थे। आर्य क्रियाओं और वैदिक यज्ञों के लोप हो जाने से इन्होंने छात्र धर्म को सिर्फ कुछ देर के लिए भुला दिया है, वरना ये हैं तो क्षत्रिय। और जब चाहे तब एक शिक्षक, एक आचार्य अपनी ओर से वर्ण गढ़ सकता है। राष्ट्र की बेदी पर कुर्बानी देने वाले का वर्ण क्या हो सकता है? वह किसी भी जाति से जन्मा हो, यदि वह राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहा है, वह लड़ रहा है, वह आतंकवादियों से जूझ रहा है, वह देश के रणबांकुरों का साथ दे रहा है, तो समझिए उससे ऊंचा वर्ण, उससे सच्चा सपूत भारत का कोई हो नहीं सकता है। देखा जाए तो चंद्रगुप्त नाटक की यही भावना है। तो उदार राष्ट्रीयता में आप देखें, कार्नेलिया भी कहती है, गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा। मतलब जयशंकर प्रसाद भाग 4 में लिखें कि उन्होंने विदेशी संस्कृति और विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार करने का संकेत दिया। इनके प्रति उनकी भावना उग्र थी, इन पर जमकर उन्होंने प्रहार किया, और यह माना कि यदि स्वनिर्भरता चाहिए, स्वशासन चाहिए, यदि स्वतंत्रता चाहिए, तो याद रखिए कर्मशीलता को बल देना होगा। कर्मशीलता का अर्थ गांधी की तरह चरखा चलाइए, अपनी मेहनत का खाइए, यानी स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी वस्तु और स्वदेशी संस्कृति में विश्वास कीजिए। और यही वजह है कि उन्होंने विदेशी पात्रों के द्वारा भारत की प्रशंसा कराई और संकेत दिया कि जिस संस्कृति को पाने के लिए विदेशी लालायित रहते हैं, वही भारतीय अपनी संस्कृति को छोड़ करके पश्चिमी संस्कृति की नकल करने पर उतारू हैं। आज भी देखें, ये नाटक आज भी क्यों प्रासंगिक है। आज भी हम स्वदेशी के मोह को त्याग करके देखिए विदेशी ब्रांड पहनने लगे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जोर दे के कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल। ये तो बिल्कुल गांधी की नीति है, ये तो बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट की नीति है, और इस लॉकडाउन के समय अंततः स्वदेशी ही काम आया। बाकी तो सारे ब्रांड विफल हो गए, सब तालाबंदी के शिकार थे, घर में जो कुछ था उसी का सहारा लेना पड़ा। यानी हम फिर आत्मनिर्भर हुए, स्वनिर्भर। जहाँ स्वनिर्भरता होगी वहाँ कर्मशीलता होगी, जहाँ कर्मशीलता होगी वहाँ पर निर्भरता नहीं होगी, जहाँ पर निर्भरता नहीं होगी वहाँ पराधीनता नहीं होगी, जहाँ पराधीनता नहीं होगी वहीं स्वाधीनता और स्वतंत्रता होगी। तो प्रसाद अपने नाटकों में विदेशी संस्कृति और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए, उन पर प्रहार के लिए
उदार राष्ट्रीयता या भावनात्मक राष्ट्रीयता लेकर आते हैं। करेक्ट है दोस्तों। देखिए, आप कोई बात छोड़ नहीं रहे हैं, नाटक के सभी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से। दोस्तों, नाटक का 5वां, 6ठा, 7वां अंक भी बनाएं और अपने तरीके से बनाएं, दर्शाएं कि 5वें अंक में कि प्रसाद के नाटकों में सशक्त नारी पात्रों की चर्चा की गई है। नारी पात्र कैसे हैं? सशक्त। भाई, चाहे नाटक चंद्रगुप्त देखें, चाहे नाटक स्कंदगुप्त देखें, यदि चंद्रगुप्त में अलका जैसी स्त्रियां हैं, कल्याणी जैसी स्त्रियां हैं, तो स्कंदगुप्त में भी महादेवी देवकी है, देवसेना है, रमा है, कमला है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में, लिखिए भाग 5 में, प्रसाद जी ने अपने सभी नाटकों में सशक्त नारी पात्रों और स्वतंत्र नारी पात्रों के द्वारा यह संकेत दिया कि जिस समाज में नारी राष्ट्र और समाज के लिए अपना बलिदान करे, भला वह समाज गुलाम कैसे रह सकता है। अब सोचिए, यह वही दौर था 1930, 31, 35 का दौर, जब हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं हमारे स्वाधीनता सेनानी, हमारे विचारक, हमारे मनीषी इस बात को समझ रहे थे कि भारतीय नारी जब तक घर की चार दीवारी से नहीं निकलेगी, वह जब तक स्वाधीनता आंदोलन में सहभागी नहीं होगी, अपनी सहभागिता नहीं दर्शाएगी, तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। इसीलिए जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों में, चाहे अलका हो, वह सब कुछ छोड़ करके चल पड़ती है राष्ट्र निर्माण के लिए। वह साथ देती है सिंहरण का, साथ देती है चाणक्य का, साथ देती है चंद्रगुप्त का। और वैसे ही कमला, जिसका नालायक बेटा है भट्टार्क, षड्यंत्रकारी, वह मिला हुआ है आक्रांताओं से, लेकिन कमला अपने बेटे को पकड़ करके स्कंद के समक्ष प्रस्तुत करती है कि मैं वो अभागन माँ हूँ जिसकी कोख ने ऐसे कुपुत्र को जन्म दिया है। आज भी यदि हर माँ अपने घर में छिपे हुए बेटे को, जिसने आतंक का रास्ता अपनाया है, उसे अपनी कोख का कलंक मान करके राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करे, और ऐसे कई उदाहरण रहे हैं, धन्य यह भारत की भूमि, कई ऐसे उदाहरण रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आतंकवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिना बात, बिना किसी मकसद के हम संविधान का विपथ गमन छोड़ देंगे। राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावों को हम समझ पाएंगे। ऐसे ही रमा है, उसका पति नालायक है, सर्वनाग। वह कहती है कि लालच और प्रलोभन से भरा हुआ यह सिंदूर मुझे नहीं पसंद है। तुम जो प्रलोभन दे रहे हो वह कहीं ना कहीं जन्मभूमि को बेच करके, जन्मभूमि को बेच करके कोई भी सुहाग श्रृंगार या अलंकरण अपनाना मेरे लिए दुर्भाग्य है। जिस देश की ऐसी स्त्रियां हों, धन्य है वो देश। प्रसाद जी संकेत देते हैं उनके नाटकों में सशक्त नारी पात्रों के माध्यम से कि जहाँ नारी इस प्रकार उत्सर्ग से भरी हो, इस प्रकार साहस से भरी हो, भला वह राष्ट्र कैसे पराधीन रह सकता है। इसी भाग 5 में लिखिए कि प्रसाद जी ने यह माना, भाग 5 में ही, कि उत्सर्ग से, त्याग से, बलिदान से ही राष्ट्रीय हित की रक्षा की जा सकती है। जैसे द्विवेदी युगीन रचनाकार कहते हैं, नाथुराम शर्मा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। कुछ यही भाव जयशंकर प्रसाद का भी है। इसलिए इनके नाटकों में देखें, यदि चंद्रगुप्त नाटक में देखें तो सिंहरण,
मालवा की सत्ता का त्याग कर देता है ताकि चंद्रगुप्त अखंड आर्यावर्त या अखंड राष्ट्र की एक सेना बनाए। अलका भी अपना सब कुछ त्याग देती है। और स्कंदगुप्त नाटक में देखें तो वहाँ भी मालवा का शासक है, लेकिन नाम है बंधु वर्मा, जिसकी बहन है देवसेना। बंधु वर्मा भी मालवा को अर्पित कर देता है नायक स्कंद के लिए कि आप अखंड आर्यावर्त की एक संयुक्त सेना बनाएं और मैं आपका सेवक बन के रहूँगा। जिस समाज में इस प्रकार के त्याग हों, फिर त्याग में जरूर चर्चा करें कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक चाणक्य भी सब कुछ सामर्थ्य रख कर के भी अपना सर्वस्व त्याग देता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, वह राष्ट्र निर्माण तो करता है किंतु चंद्रगुप्त को सौंपकर चंद्रगुप्त के पिता यानी बूढ़े सेनापति के साथ संन्यास को चल पड़ता है। तो प्रसाद की राष्ट्र नीति या उनके नाटकों में जो उनकी नाट्य दृष्टि रही है, इस बात का पक्षधर रही है कि बिना त्याग समर्पण बलिदान के राष्ट्र निर्माण संभव नहीं। इस बात को दर्शाएं। दोस्तों, नाटक का जब छठा अंक दर्शाएं तो इसमें थोड़ा बहुत कथानक की चर्चा जरूर करें। यदि आप चंद्रगुप्त लिख रहे हैं तो दिखाइए कि किस प्रकार पहले अंक में तक्षशिला से कथा शुरू होती है। आपसी शासक सामंत फूट और बिखराव के शिकार हैं। उधर मगध में नंद जैसे विलासी शासक हैं। चाणक्य के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करें। फिर दिखाएं दूसरे अंक में, तीसरे अंक में कि किस प्रकार नंद वंश के शासन को खत्म करके चाणक्य चंद्रगुप्त और सिंहरण के द्वारा राष्ट्र नीति को तैयार करता है। फिर दर्शाएं चौथे अंक में कि सेल्यूकस फिर एक बार आक्रमण को तैयार होता है किंतु चंद्रगुप्त उसके आक्रमण का प्रतिकार करता है। और नाटक के फिर अंतिम अंक में दिखाएं कि किस प्रकार यहाँ से मौर्य खदेड़े जाते हैं, मौर्य नहीं, यहाँ से यवन खदेड़े भगाए जाते हैं और चाणक्य ग्रीक की भाग्य लक्ष्मी को भारत की भाग्य लक्ष्मी बनाता है। किसे? अलका। कौन है? किसकी बेटी है? अरे भाई, कार्नेलिया पुत्री है सेल्यूकस की। तो कार्नेलिया की पुत्री से सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह करा के यह कैसी कोशिश है कि कटुता को खत्म करके एक विश्व मानवता की स्थापना, कहीं ना कहीं एक उदारवादी दृष्टिकोण की स्थापना। और इसलिए चाणक्य ही इस प्रस्ताव को रखता है कि मैं चाहता हूँ कि ग्रीक यानी भाई यवन देश, जिसे हम लोग ग्रीक कह लेते हैं, यूनान कह लेते हैं, तो ग्रीक की भाग्य लक्ष्मी मैं चाहता हूँ भारत की भाग्य लक्ष्मी बन जाए। इसी प्रकार स्कंदगुप्त में भी कथा की चर्चा करें कि भाई पहले अंक में कुमारगुप्त की विलासिता दर्शाई गई है। स्कंदगुप्त उदासीन पड़ा हुआ है, मालवा पर आक्रमण होता है, किस प्रकार वह मालवा को बचाने जाता है। फिर हुण सेनापति के खिलाफ आक्रमण की योजना बनाता है स्कंद, और भट्टार्क वगैरह षड्यंत्र करते हैं। अंत में पांचवें अंक में वह हुणों को खदेड़ता है और सत्ता को सौंप देता है अपने छोटे भाई पुरुगुप्त। दोस्तों, नाटक के सातवें अंक में इस बात की चर्चा जरूर करें कि प्रसाद के नाटक ना तो पूरी तरह सुखांत रहे हैं ना पूरी तरह दुखांत रहे हैं, बल्कि सुख और दुख दोनों की आंख मिचौली के साथ या दोनों के मिश्रित रूपों के साथ इनके नाटक खत्म होते हैं। कैसे देखा जाए तो नाटक चंद्रगुप्त में भी भाई पर्वतेश्वर प्रेम करता है, किससे? कल्याणी से, लेकिन कल्याणी उसकी नहीं हो पाती है, वह एक तरीके से आत्महत्या कर लेती है। और यहाँ भी दर्शाएं कि चाणक्य चंद्रगुप्त में ही कि सब कुछ अर्जित करके भी वह सब कुछ का त्याग कर देता है। नाटक स्कंद की जब बात करें तो नायक स्कंद हुणों को खदेड़ता है। जिस सत्ता के लिए जीवन भर संघर्ष किया वह सत्ता उसके हाथ आती है। इतना ही नहीं, देवसेना से वह तन मन धन यानी अपना संपूर्ण सौंप करके पूरी निष्ठा से प्रेम करता है। देवसेना भी उससे प्रेम करती है, यानी प्रेम भी उसके पास है, सत्ता भी उसके पास है, किंतु ना तो वह प्रेम को विवाह संबंध से जोड़ता है, आजीवन
अविवाहित रहकर दोनों राष्ट्र की सेवा का व्रत लेते हैं और साथ ही सत्ता को भी अपने छोटे भाई को सौंप देता है। यानी दोनों नाटकों का जो अंत है वो त्याग और बलिदान से ही दिखाई पड़ता है, खत्म होता है। ऐसे में ना तो इन्हें पूरी तरह सुखांत कहें ना इन्हें दुखांत। दुखांत इसलिए नहीं क्योंकि जो नाटक का मूल उद्देश्य था आक्रांताओं को खदेड़ना, राष्ट्रीय हित की रक्षा करना, उस हित की पूर्ति नाटक में है, इसीलिए सुखांत। लेकिन दुखांत इसलिए कि दोनों नाटकों में नायक कहीं ना कहीं मानसिक उद्वेलन का शिकार दिखाई पड़ता है, द्वंद्व का शिकार। तो ये 7 अंक पहले अंक में दर्शाएं कि किस प्रकार प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक रहे हैं, उनमें इतिहास और कल्पना, अतीत का सृजनात्मक प्रयोग है। दूसरे अंक में दर्शाने की कोशिश करें कि किस प्रकार कथा परिवेश इन नाटकों का ठीक अंग्रेजी परिवेश को उद्घाटित करता है। तीसरे अंक में दर्शाएं भावनात्मक राष्ट्रीयता वगैरह की बात को। चौथे अंक में नारी पात्र वगैरह की चर्चा करें। ऐसे ही 5वें 6ठे अंक में आएँ तो त्याग बलिदान वगैरह की बात करें। फिर एक अंक इसमें बनाएं विदेशी वस्तुओं के अनुकरण पर प्रसाद जी किस प्रकार प्रहार करते थे, भावनात्मक राष्ट्रीयता की बात को दर्शाएं। और फिर 6ठे अंक में कोशिश करें कि थोड़ा बहुत कथा को संक्षेप में लेकर के आएँ। 7वें अंक में दर्शाएं निष्कर्ष को कि इनके नाटक ना तो सुखांत है ना दुखांत है। इतनी बात लिखेंगे तो इनके नाटक बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं। देखिए, अब इसमें रटन तो कोई बात नहीं है, सब इतिहास की बातें जीएस में आए दिन प्रयोग करते हैं। और तब प्रश्न बनता है कि इनके नाटक आज भी प्रासंगिक हैं क्या? हैं, आज भी नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं हम, आज भी स्वदेशी आंदोलन की बात हम लोग कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल। आज भी हम आंतरिक षड्यंत्रों से जूझ रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता आपस में सांप्रदायिकता का शिकार है। आज भी हम आतंकवाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद से पीड़ित हैं। तो इनके नाटक आज भी प्रासंगिक हैं। लिखिए, 12 फरवरी के लिए 2 प्रश्नों पर जरूर विचार कीजिएगा, लिख करके भेजिए। पहला प्रश्न, रीतिकाल की विशेषताओं या प्रवृत्तियों पर चर्चा करें। दूसरा, कृष्ण धारा की विशेषताओं पर चर्चा करें, भक्ति काल की कृष्ण धारा। तो तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।